नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, हम लोग देख रहे हैं हमारा जो इस समय सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे जो हमारा पहला लेसन आ जाता है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसके बारे में साथियों हम लोग देख रहे थे, और जो भारतीय संविधान की विकास यात्रा के जो संवैधानिक विकास के चरण है, भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास के चरण है, इसको हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा था। पहला हमारा जो पार्ट आ जाता है साथियों, पहले आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है वो, और दूसरा हमारा आ जाता है ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो साथियों, इसके पहले हम लोगों ने देखा था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोगों ने देख लिया है। और साथियों हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन 1927-28, और उसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रकार से हमारा जो क्रम है ये निरंतर बढ़ते हुए एक दिन ये आएगा कि हम लोग जो भारतीय संविधान की विकास यात्रा है लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं भारत साइमन कमीशन 1927-28, और इसके बारे में देखते हैं कि किस वजह से साइमन कमीशन आया और भारत में किस वजह से इसका बहिष्कार किया गया तथा कब इसका गठन किया गया और भारत किसके द्वारा इसे भेजा गया, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया था, किस कारण से साइमन कमीशन आया साथियों हम लोग देखेंगे। 1919 में भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया था कि प्रति 10 वर्षों में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक पहुंचा है या प्रगति प्राप्त की है। तो साथियों हम लोगों ने देखा कि साइमन कमीशन 1927 के आने का उद्देश्य जो हमारा बनता है, उद्देश्य ये बनता है कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगले आने वाले जो हमारे आगामी 10 वर्ष हैं, इसमें इस प्रकार के एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति प्राप्त की है इसने या कहां तक पहुंचा है। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। आयोग की साथियों क्या कारण था जो ये इसको आना चाहिए था 1930 में, 1919 के बाद 1929 या 30 में आना चाहिए था, जो कि ये काफी पहले आ गया, यानी 1927-28 में आ गया। आने का कारण क्या है, किस वजह से साइमन कमीशन पहले आ गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे आयोग की नियुक्ति साथियों, आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्षों के बाद की जानी चाहिए थी। तो 10 वर्षों के बाद की जानी थी। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्षों के बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की
कंजर्वेटिव सरकार, उस समय की जो वहां की सरकार थी कंजर्वेटिव सरकार यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो हुआ करती थी, जो कि वर्तमान समय में भी है, इसकी सरकार हुआ करती थी। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी। 8 नवंबर 1927 को कर दी। क्या कारण था कि 8 नवंबर 1927 में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी इसने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी? तो साथियों कारण यहां पर यह आ जाता है कि जो आशंकाएं होती हैं, यानी उस समय में जो यहां पर कंजर्वेटिव सरकार हुआ करती थी, इनकी आशंका इनकी ये थी कि आने वाले आगामी 1-2 वर्षों के बाद यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी और भारत के संदर्भ में वो जो नियम बनाने लगे काफी भारतीयों के लिए हितकारी हो जाएंगे। इस वजह से 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। और साथियों हम लोग आगे देखेंगे नियुक्ति कर दी क्योंकि तत्कालीन सरकार को यह आशंका थी कि 2 वर्षों के बाद लेबर पार्टी की 2 वर्षों के बाद लेबर पार्टी की 2 वर्षों के बाद लेबर पार्टी की सरकार आ जाने पर लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले संवैधानिक आयोग की नियुक्ति करेगी। भारत समर्थक सदस्यों वाले संवैधानिक आयोग की नियुक्ति करेगी। तो साथियों हमने देखा साइमन कमीशन 1927-28 के बारे में क्या कारण है, साइमन कमीशन आने का क्या कारण है, और जो कारण है कि 1927-28 में ही साइमन कमीशन क्यों आया, तो हमारा यहाँ पर उत्तर साथियों ये बनता है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि प्रति 10 वर्षों के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक पहुंचा है या कहां तक प्रगति प्राप्त की है। और एक आयोग की नियुक्ति 10 वर्षों के बाद, यानी इस आयोग की जो नियुक्ति थी ये 10 वर्षों के बाद में की जानी चाहिए थी, यानी 1919 से अगर हम लोग देखें 1919-20 से, तो इसकी नियुक्ति लगभग 1929-30 में की जानी चाहिए थी। लेकिन इसके पहले में साइमन कमीशन की क्यों नियुक्ति कर दी गई, तो 10 वर्षों के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और अगर हम लोग नियुक्ति की डेट की बात करते हैं तो साथियों डेट आ जाती है 8 नवंबर 1927 को कर दी गई, क्योंकि तत्कालीन सरकार को यह आशंका थी कि 2 वर्षों के बाद अगर लेबर पार्टी की सरकार बनेगी तो भारत समर्थन यानी सदस्यों वाले एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति करेगी, जो भारत के लिए जो आयोग आएगा काफी लाभकारी सिद्ध होगा। साथियों वर्तमान समय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा की जाती है कि हम लोग कुछ ऐसा कोई ना कोई अपने कार्यकाल में प्रावधान करते जाएं कि आने वाली सरकारें जो है उनके प्रति में ज्यादा अपना रुझान न दिखा पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था अभी भी की जा रही है भारत में भी, हमारे यहाँ। तो साथियों इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे नियुक्ति कर सकती है। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय के हमारे जो भारत सचिव हुआ करते थे बर्किनहाट, यानी तत्कालीन जो भारत सचिव हुआ करते थे बर्किनहाट, इनके द्वारा इसकी जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो साथियों हम लोग देखेंगे
हमारा क्वेश्चन साथियों यहाँ पर ये आता है कि जो साइमन कमीशन को कब, मतलब इनकी नियुक्ति कब की गई थी, यानी नियुक्ति कब की गई थी, साइमन आयोग की नियुक्ति, साइमन आयोग की नियुक्ति, साइमन आयोग की नियुक्ति भारत सचिव बर्किन हेड ने की थी, बर्किन हेड नियुक्ति बर्किन हेड ने की थी। तो साथियों ने देखा साइमन आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो उस समय के जो हमारे भारत के जो भारत राज्य सचिव हुआ करते थे, यानी इंग्लैंड की ओर से बर्किन हार्ट हुआ करते थे, इनकी तरफ से बर्किन हेड हुआ करते थे, इनकी तरफ से साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी। और साथियों हम लोग देखेंगे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि साइमन कमीशन जो आया था भारत में, इसका विरोध क्यों हुआ, यानी बहुत साइमन गो बैक के नारे क्यों लगाए गए। तो साथियों इनका जो कारण यहाँ पर ये आ जाता है कि सर जॉन साइमन जो इनके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में गठित एक आयोग में 7 सदस्यों को शामिल किया गया, यानी इनके अंतर्गत जो 7 सदस्य बनाए गए। और यही कारण था कि इसमें जो 7 सदस्य हुआ करते थे, ये जो है पूरे इंग्लैंड के, यानी इंग्लैंड के ही सदस्य हुआ करते थे, भारत किसमें एक भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। कारण यहाँ पर यही बनता है कि भारत के एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं थे, इसी वजह से जो है साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया या साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो साथियों हम लोग देखेंगे शामिल किया गया और यही विरोध का कारण बना। और साथियों हम लोग देखेंगे इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया। क्या कारण था इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया? तो यही कारण था जो अभी आप लोगों ने देखा। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर भारत में इसका बहिष्कार किया गया। इसीलिए श्वेत कमीशन कहकर के भारत में इसका बहिष्कार किया गया। और साथियों हम लोग देखेंगे जहां जहां पर ये साइमन आयोग गया, जहां पर यह साइमन आयोग गया, वहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो साथियों हमने देखा कि साइमन कमीशन जो था, इसकी अगर हम लोग सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं या साइमन आयोग की नियुक्ति की बात करते हैं, तो तत्कालीन भारत के जो भारत सचिव हुआ करते थे बर्किन हेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में 7 सदस्य शामिल थे। और यही कारण था कि जो 7 सदस्य थे विदेशी हुआ करते थे, यानी इंग्लैंड के हुआ करते थे, इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से भारत में इसका बहिष्कार किया गया। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर के भारत में इसका बहिष्कार किया गया। और जहां जहां पर यह साइमन आयोग गया, वहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे और देशव्यापी
नारे लगाए गए और देशव्यापी हड़तालों का आयोजन किया गया और देशव्यापी हड़तालों का आयोजन किया गया। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे और देशव्यापी हड़तालों का आयोजन किया गया। जहां जहां पर ये आयोग गया वहां पर साइमन बोबेक के नारे लगाए गए। 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और आगे हम लोग देखेंगे जिस पर लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। तो साथियों हम लोगों ने देखा कि साइमन आयोग जो था इसने 1928-29 में कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की और आयोग ने मई 1930 में अपनी जो रिपोर्ट थी उसे लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत कर दी। और जिस पर जो विचार होना था वो 1930 में लंदन में होना था, जो कि गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत। और साथियों हम लोग देखेंगे तो इसी के साथ में साथियों हमारा जो साइमन कमीशन 1927-28 है यहीं पर समाप्त होता है। और साथियों इसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारा इसके बाद में जो आ जाएगा अगला हमारा आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा अधिनियम आ जाता है। अगला आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके बारे में साथियों हम लोग आगे देखेंगे। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। कल हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो साथियों इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।